नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपनी 9 अक्टूबर के करंट अफेयर की। तो आज आपको पता है 9 अक्टूबर है, तो आज हम बात करते हैं अपने करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है गुरुजी 4 एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ से हमारी टेलीग्राम का हमारा लिंक है, आपको बता दूँ, GURUJI, उसके बाद में ये वाला 4 लिखना है आपको, और एग्ज़ाम, EXAM। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ से आप लोग ये हमारी करंट अफेयर की जो पीडीएफ है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल आपके सामने है कि देहरादून साहित्य महोत्सव 2025, इस बार इसकी जो थीम थी वो क्या थी। तो देहरादून में आपको पता है क्या हुआ है, साहित्य महोत्सव हुआ है, और इस बार जो इसकी थीम थी दोस्तों वो थी वसुधैव कुटुंबकम, एकता के स्वर। कुछ और जानकारी दे दो इसके बारे में। ये इस बार 7वां जो साहित्य महोत्सव था वो 14 से और 16 नवंबर के बीच में, सॉरी अभी ये हुआ नहीं है, होने वाला है। कब से कब तक? 14 से 16 नवंबर तक। और जो दून स्कूल है देहरादून में, वहाँ पर ये होने वाला है। इसकी थीम क्या है दोस्तों? वसुधैव कुटुंबकम, एकता के स्वर। और आपको पता है जो हमारे पूर्व CJI हैं, DY चंद्रचूड़, उसके अलावा फिल्म निर्माता इम्तियाज अली और जो लेखिका शोभा डे, तो ये सब जो है यहाँ पे मुख्य वक्ता के रूप में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें, एक सत्र जो होगा यहाँ पे, वी द स्टूडेंट, डायलॉग ऑन डेमोक्रेसी, एक इसके ऊपर कौन बोलने वाले हैं? जो हमारे पूर्व CJI हैं, DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसके बारे में, जो हमारा देहरादून में जो साहित्य महोत्सव हो रहा है। ये आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल? द थीम इज वसुधैव कुटुंबकम, वॉइस ऑफ यूनिटी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों? तो इनका नाम है लिनथोई चनम्बम। क्या नाम है इनका? लिनथोई चनम्बम इनका नाम है, और ये कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली है। आप ये इनके चेहरे पे देख सकते हैं, पहली बार ये पहली भारतीय बनी है ये जूडो की जूनियर चैंपियनशिप की चैंपियन बनने में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे इनका और भी जानकारी है। ये 63 किलोग्राम वजन में इन्होंने क्या किया था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और ये जीतने वाली कौन पहली भारतीय महिला बन गई है। और इनकी उम्र कितनी है? मात्र 19 साल। मात्र 19 साल इनकी उम्र है। ये आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इंपोर्टेंट सवाल, आप इसको इंपोर्टेंट लिख सकते हैं। ये जो सवाल है ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में आएगा ये आपके, कि भौतिकी में 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है, पहले तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं, किसको मिला है? जॉन क्लार्क, मिशेल H डेवोरेट और जॉन M मार्टिनिस, इनको मिला है ये। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इनको किस चीज़ के लिए मिला है? तो एक क्वांटम टनलिंग के लिए इनको ये अवार्ड जो है दिया गया है, भौतिकी का 2025 का नोबेल पुरस्कार। किस चीज़ के लिए दिया है? क्वांटम टनलिंग। किसके लिए दिया गया है? क्वांटम टनलिंग के लिए दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों के नाम है। नाम आपको याद रखने, जॉन क्लार्क, मिशेल H डेवोरेट और जॉन M मार्टिनिस, ये तीनों आपको याद रखने हैं। और मैंने बताई दिया किस चीज़ के लिए मिला है इनको ये जो अवार्ड मिला है, ये क्वांटम टनलिंग के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है जो नोबेल पुरस्कार कौन देता है? स्वीडन में एक नोबेल फाउंडेशन है, उसके द्वारा ये पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। और लेटेस्ट जो इसके अंदर श्रेणी जोड़ी गई है वो कौन सी जोड़ी गई है दोस्तों? अर्थशास्त्र श्रेणी इसके अंदर लेटेस्ट जोड़ी गई है। यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जी प्रभाकरन मेमोरियल पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025, कौन सा पुरस्कार है? जी प्रभाकरन जो थे उनकी मेमोरी में एक पुरस्कार शुरू किया गया, जिसका नाम क्या है? पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार। और 2025 का ये पुरस्कार किसको दिया गया है? मारी, जो साइलेंट वैली है वहाँ की अधिकारी है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है सेंट मारी। क्या नाम है इनका? नाम सेंटिनल मारी इनका नाम है। तो इनके अवार्ड दिया गया है। ये क्या है? साइलेंट वैली की मुख्य वन निरीक्षक और संरक्षण करता है। ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये केरल की मुदुआ आदिवासी जनजाति से बिलोंग करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक सवाल, ये आप इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं। देखो इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। क्या नाम है इनका? मारी इनका नाम है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 7 अक्टूबर को मनाए गए वर्ल्ड कॉटन डे, यानी कि विश्व कपास दिवस 2025, आपको बताना है कि इस बार की जो थीम थी वो क्या थी। तो दोस्तों इसमें सही आंसर आपका आ जाएगा द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर थीम क्या थी? द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ। ये क्या थी? इस बार की वर्ल्ड कॉटन डे की थीम थी। और कब मनाया गया दोस्तों?
ये मनाया गया आपका 7 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को ये मनाया गया, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और भारत आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। कौन है? भारत विश्व में सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, और पूरे वैश्विक उत्पादन में हमारा योगदान कितना है? 23% हमारा योगदान इसके अंदर है। चलिए आगे चलते हैं, ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ, द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, अभी आपको पता है नवी मुंबई में क्या हुआ है? एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर के तैयार हुआ है। तो अब सवाल है कि इस हवाई अड्डे का जो नाम है किस प्रमुख नेता के नाम पे रखा जा रहा है? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको भी स्टार लगा सकते हो। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका सही आंसर होगा दिनकर बालू पाटिल। क्या नाम है इनका? दिनकर बालू पाटिल, इनके नाम पे इस हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। कौन सा? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जो नाम है इनका, इनके नाम पर ये रखा गया है हवाई अड्डे का नाम। बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी घोषणा किसने की? जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, कौन है? देवेंद्र फडणवीस। इस हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है वो 8 अक्टूबर को किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नाम याद रखना बस, दिनकर बालू पाटिल, इनके नाम पर क्या है? जो नवी मुंबई में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है उसका नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मदरसा बोर्ड को समाप्त करते हुए अभी क्या किया गया है? मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। देखो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड वाज एबोलिश्ड ऑन October 7, 2025 with the enactment of the माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट 2025। यानी इसकी जगह कौन सा एक्ट लेके आ गए? अभी माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट लेकर के आ गए 2025। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उत्तराखंड के जो राज्यपाल है, क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उन्होंने इस विधेयक को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। और जुलाई 2026 का जो सेशन आएगा उससे क्या हो जाएगा? ये लागू हो जाएगा। उसके अंदर NEP जो है हमारी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके जो नॉर्म्स है उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यूनेस्को महानिदेशक, यूनेस्को के महानिदेशक के पद के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले अरब व्यक्ति कौन है? जनरली जो है ये या तो यूरोप या फिर USA के जो लोग होते हैं वही इस पद पे पहुंचते हैं, लेकिन इस बार पहली बार एक अरब व्यक्ति है जो इसके लिए नॉमिनेट हुए हैं। उनका क्या नाम है दोस्तों? तो उनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है खालिद अल एनानी। क्या नाम है इनका? खालिद अल एनानी। ठीक है, इजिप्ट के है ये। कहाँ के? ये इजिप्ट के है। और इनको क्या किया गया है? फर्स्ट अरब डायरेक्टर बने हैं ये। किसके? डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके? ये यूनेस्को के। पहले अरब व्यक्ति हैं जो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल बने हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने देखो 55-2 से इनके नामांकन को जो है ये मंजूरी दी गई है। यानी टोटल 57 में से कितने मत मिले इनको? 55 मत इनको प्राप्त हुए। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आप याद रख सकते हैं। ये इनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोटो हम लोग आपके लिए लेकर के आते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि आपके दिमाग में, क्योंकि आपको पता है एक वर्ड की बजाय एक इमेज जो है वो 1000 टाइम्स आपको ज़्यादा याद रहती है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ इमेजेस भी आपके लिए लेकर के आए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 के लिए किसको चुना गया है? तो इसका नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कहाँ के हैं? ये है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, वहाँ के रहने वाले, वहाँ पढ़ाते हैं। क्या नाम है इनका? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में कुछ और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका के डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को 2025 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, यह पुरस्कार है जो 32 वर्ष से कम आयु के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। और श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है, जो उनके उत्कृष्ट कार्य थे उनको याद करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसके तहत $10,000 की नगद राशि प्रदान की जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय ध्वज के अधीन अपनी तीसरी बहुत बड़ी गैस वाहक, यानी कि वेरी लार्ज गैस कैरियर, क्या है? VLGC क्या है? वेरी लार्ज गैस कैरियर है, तीसरा भारत का। और इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, शिवालिक नाम इसका रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पर हुआ है ये? इसका अनावरण विशाखापट्टनम बंदरगाह पर। कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम
बंदरगाह है वहाँ पर ये तीसरा जो VLGC है उसको हमने प्राप्त किया है। क्या नाम है इसका? शिवालिक। ठीक है, ये पोत कहाँ से बना हुआ है? ये दक्षिणी कोरिया से निर्मित हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? 225 मीटर और इसकी क्षमता कितनी है? 82,000 CBM LPG इसकी क्षमता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये आप इंग्लिश में देख सकते थे। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के सवाल। अब हम बात करते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस के सवालों की। चलिए पहला सवाल देखते हैं। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा, यानी कि जो ऊँटों की संख्या है उसमें गिरावट ना आए, उनकी संख्या को स्थिर किया जा सके, इस संदर्भ में भारत क्या कर रहा है? इसके लिए पहल कर रहा है। अब आपको बताना है कि जो भारतीय ऊंट है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या नाम है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस जो है वो भारतीय जो ऊंट होता है, ये देखो आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, ये रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। अभी हमने इसके बारे में बात की। अब आपको बताना है कि भारत का पहला मदरसा शिक्षा बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया गया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा आपका बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत ने पहली सहकारी संचालित CBG और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना शुरू की। इसके बारे में हमने कल बात की थी। और पोटास के संदर्भ में अब आपको बताना है कि जो पोटास उर्वरक होते हैं उसमें जो मुख्य जो रासायनिक यौगिक होता है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है पोटेशियम क्लोराइड। क्या होता है इसका सही आंसर? पोटेशियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है? KCl इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो याद रखना आप ये। पोटेशियम जो उर्वरक होते हैं उसमें मेन जो यौगिक होता है वो कौन सा होता है? KCl इसमें मेन यौगिक होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फिलीपींस ने, देखो मैंने कल भी इसके बारे में बताया था आपको, फिलीपींस ने दक्षिणी पूर्वी एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक क्या किया है? लॉन्च किया है। अब आपको बताना है कि जो एक कोरल लार्वा होता है, कोरल लार्वा जो होता है, कल मैंने आपको इसकी फोटो भी दिखाई थी, इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको जाना जाता है प्लेनुला के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? प्लेनुला के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक, अभी आपको मैंने बताया था कि ये मणिपुर की खिलाड़ी है, उन्होंने जीता है। अब आपको बताना है कि जूडो की उत्पत्ति किस देश से हुई थी दोस्तों। तो आप याद रखना जापान। कहाँ से उत्पत्ति हुई थी इसकी? जापान से हुई थी। और सबसे पहले 1882 में इसको शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जापान। नेक्स्ट सवाल। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST, ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है? JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये। इसने पहली बार फास्फीन का पता लगाया है। किस गैस का पता लगाया है? फास्फीन का पता लगाया है। अब आपको बताना है फास्फीन जो होता है उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन पढ़ते हैं, चलिए। फास्फीन एक रंगहीन, ज्वलनशील और अत्यधिक विषैली गैस होती है जिसकी गंध मछली के जैसी होती है। तो बिल्कुल सही ये आपका ऑप्शन है। दूसरा है कि यह एक अणु है जिसमें एक फास्फोरस का जो परमाणु है वो 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से बंधा रहता है। तो आप ये देख सकते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? PH3 होता है। इसका सूत्र क्या होता है? PH3 होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक फास्फोरस का जो अणु होता है, एक फास्फोरस का अणु होता है, और इसमें 3 हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वो क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह से क्या होता है? फास्फीन होता है। तो ये कथन भी आपका क्या हो गया दोस्तों? सही हो गया। तीसरा कथन देख लेते हैं। फास्फीन पानी में अत्यधिक घुलनशील और घुलने पर एक प्रबल अम्लीय घोल बनाता है। तो ये जो होता है ये कथन हो गया आपका गलत हो गया, क्योंकि ये पानी में घुलनशील नहीं होता। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ऑप्शन आपका छठे सवाल में क्या आ जाएगा? ऑप्शन B आ जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। FDA भोपाल ने कोल्ड ड्रिप कप सिरप, कौन सा कप सिरप है ये? कोल्ड ड्रिप कप सिरप में 46.28% डाई एथिलीन ग्लाइकोल का पता लगाया है और राज्य स्तर पर क्या कर दिया? इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जो ये DEG यानी कि डाई एथिलीन ग्लाइकोल जो है उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो पहला कथन है कि DEG का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये क्या होता है? C4H10O3 होता है। उसको क्या बोला जाता है? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोला जाता है इसको? डाईहाइड्रिक एल्कोहल इसको बोला जाता है। तो ये कथन आपका क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा कथन है कि DEG पानी में अत्यधिक घुलनशील है और 0.5% से कम सांद्रता वाले औषधीय सिरप में सुरक्षित है। तो ये कथन आपका है गलत। तीसरा कथन देख लेते हैं कि DEG के सेवन से गुर्दे, यकृत और तंत्रिका संबंधी जटिलताओं सहित
कई अंगों की विफलता हो सकती है। तो ये कथन भी क्या है, सही है। एक डीईजी जो है बहुत ही खतरनाक एक रसायन है, और इसीलिए क्या किया गया है अभी, भोपाल एफडीए भोपाल ने इस पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो 7वें में आपका क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, ए आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ। आ जाइए। अरब सागर में उत्पन्न चक्रवात, क्या नाम दिया गया है इसको, शक्ति। क्या नाम दिया गया है, शक्ति। जिसका नाम किसने दिया है, इस बार श्रीलंका ने इसका नाम दिया। बारी बारी से अलग अलग देश जो है इन चक्रवातों को नाम देते हैं, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। एक गंभीर चक्रवात के तूफान के रूप में क्या हो गया है, बदल गया है। कौन सा, शक्ति, जो भारत के जो तट है उनसे भी टकराने की इसकी संभावना बताई जा रही थी। अब आपको सवाल क्या है कि चक्रवातों और उनके निर्माण के बारे में निम्न कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। पहला कथन पढ़ते हैं। चक्रवात मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च दाब प्रणालियों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये जो शब्द लिखा है उच्च, ये क्या है यहाँ पे, गलत है, क्योंकि जो चक्रवात होते हैं वो निम्न वायुदाब वाली प्रणालियां होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे जो चक्रवात होते हैं, जैसे ये इसको अगर हम 0 डिग्री मान लें, अगर ये मैं इसको 0 डिग्री मान लूँ, तो जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें ये बाईं तरफ घूमते हैं। ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसके अंदर जो ये चक्रवात है ये इस तरह से दाईं तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया आपका, सही हो गया। तीसरा है कि अरब सागर में चक्रवात बनने के लिए समुद्र की सतह का तापमान कम से कम कितने डिग्री होना चाहिए, 27 डिग्री होना आवश्यक है। ठीक है, और आपको पता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वायुदाब क्या होता है, कम होता है। तो ये देखो उच्च वायुदाब नहीं होता है, कौन सा होता है, कम वायुदाब वाला होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका 8वें में, ऑप्शन नंबर सी इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर। ये आप देख सकते हैं हमारे जो सोर्सेज होते हैं, हम करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे जो हमारे सोर्स होते हैं, जैसे पीआईबी हो गया, पीटीआई न्यूज, न्यूज ऑन एयर हो गया, द हिंदू हो गया। ठीक है, तो इन सब से हम लोग आपके लिए करंट अफेयर डेली लेकर के आते हैं। आशा करता हूँ आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ में, और मिलते हैं हम एक बार फिर कल। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।